नमस्कार। सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता उनको प्रणाम। तो उनको प्रणाम हमारे मन में सबसे पहले कविता का शीर्षक सुनते ही एक ख्याल आता है कि किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्या अपने माता पिता को या फिर अपने गुरुजनों को या फिर ऐसे लोग जो सफल हुए हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर नागार्जुन इनमें से किसी को प्रणाम नहीं, नागार्जुन उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं जो अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सफल ना होकर बल्कि असफल हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हमारी कविता उनको प्रणाम क्या संदेश देती है। चलो उनको प्रणाम, जैसा कि आप देख सकते हैं नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता है उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त कुंडीर हुए, उनको प्रणाम। अब जब हम ये कविता का भाग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नागार्जुन जी उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, उन कामों को प्रणाम कर रहे हैं जिनके काम अभी तक पूरे नहीं हो सके। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मतलब जो काम पूरे नहीं हो सके, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, कुछ ऐसे कार्य हैं जो निराश हो गए हैं और जो लक्ष्य से भटक गए हैं, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, यानी कि ऐसे अभिमंत्रित तीर, अभिमंत्रित का अर्थ होता है जिनको हमने मंत्रों द्वारा पूजा की गई थी, ऐसे तीर जो निराश हो गए और लक्ष्य से भटक गए और रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, अर्थात जो रण, रण मतलब होता है युद्ध, युद्ध के खत्म होने से पहले ही जो लोग, जो वीर सैनिक जो थे, जो वीर सिपाही थे, वो पहले ही उनके तरकश खाली हो गए, तो उनको प्रणाम। यानी कि कवि यहाँ पर हमें उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं जिनका कार्य पूर्ण नहीं हो सके, वो वीर जिन्होंने कभी भी, अभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उनकी तरकश जो होते हैं, तरकश क्या होता है, जैसे आपने रामचंद्र जी के पीछे देखा होगा जिसमें वो बाण रखते हैं, उसको तरकश बोलते हैं, उसको तुणीर बोलते हैं। तो वो पहले ही रिक्त हो गए, रिक्त मतलब खाली हो गए। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, यानी कि जो छोटी सी नाव लेकर और कहाँ चले थे, उदधि, उदधि मतलब होता है समुद्र, यानी कि इस जीवन में छोटे से कम संसाधनों के साथ जो लोग अपने जीवन को, अपने जीवन यात्रा को पार करने निकले थे, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार। लेकिन उनकी मन की आशाएं, उनकी मन की उम्मीदें सारी उसी में रह गई, उसी जीवन में वो निराकार हो गए, मतलब उसी जीवन में वो अपने जीवन को, जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो गई और उनकी जो मन की आशाएं थी, जो मन की इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो सकी। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो शिखर की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। ऊंचाई से क्या तात्पर्य है? सफलता की ओर बढ़ रहे थे, किसी कार्य में सफल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक तरह से शिखर पर, आप परीक्षाओं में सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से जो शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही थे, रह रहे नव नव उत्साह भरे, रुक रुक कर अपने मन में नया नया उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि। पर्वतों पर बर्फ होती है ना, बर्फ होती है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो थे वो उन पर्वतों में बिछी हुई बर्फ में ही समा गए और कुछ असफल ही नीचे उतरे। और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पर्वतारोही ऐसे थे जो कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, हार कर उन्होंने नीचे उतरना ही स्वीकार किया। उनको प्रणाम, कभी उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले। मतलब अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो एकांकी मतलब अकेले होकर, अकिंचन मतलब निर्धन, अति निर्धन, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, बिल्कुल अकेले थे, कोई उनका इस जीवन में साथ नहीं दिया, ऐसे लोग भू परिक्रमा को निकले, भूमि की परिक्रमा करने को निकले थे। हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, यानी कि पंगु मतलब होता है अपंग हो जाना, यानी कि जिनके एक एक पद जो है वो अपंग हो गए, इतने अदृष्ट के दाव चले। यानी कि अदृष्ट मतलब, अदृष्ट का मतलब होता है जैसे देखा ना जा सके, लेकिन यहाँ पर अदृष्ट किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है ना। तो इतने अदृष्ट के दाव चले, इतने ईश्वर के दाव चले, इतने ईश्वर ने परीक्षा ली कि उनके एक एक पांव जो है वो पंगु हो गए, उनको भी प्रणाम। अब देखिए हमने जितनी भी कविता पढ़ी है,
अनुज से क्या समझ में आता है कि कवि उन लोगों को, उन सबको प्रणाम कर रहा है जो असफल हो गए, जो प्रयासरत तो थे लेकिन फिर भी वो असफल हो गए। तो कवि उन लोगों को भी प्रणाम कर रहा है। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। अब वो क्या बोल रहे हैं? कृत कृत, एक कृत का अर्थ है कार्य और दूसरे कृत का अर्थ है कृत, मतलब कृतज्ञता, मतलब जिनका आभार न प्रकट किया गया, ऐसे कार्य जिनका आभार न व्यक्त किया गया हो। प्रत्युत फांसी पर गए झूल, यानी कि ऐसे लोग जो फांसी पर झूल गए थे। कौन झूल गए थे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप सबको पता है ना कि ये सब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सभी हमारे फांसी हो गई थी इन्हें। तो कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, और अभी कुछ ही दिन बीते हैं हमें स्वतंत्र हुए, लेकिन ये दुनिया उनको भूल गई है। मैं उनको करता हूँ प्रणाम, यानी कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं? जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, यानी कि जिनकी सेवाएं जो थी वो अतुलनीय थी, किसी की चीज से तुलना नहीं की जा सकती, पर विज्ञापन से वो लोग दूर रहे। विज्ञापन का क्या अर्थ है? विज्ञापन का अर्थ है कि फेमस नहीं हो पाए, है ना, वो कभी भी फेमस, यानी कि उनको प्रशंसा नहीं मिल पाई, या वो विज्ञापन से दूर रहे, उनको कभी भी फेमस नहीं हो पाए वो लोग। प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके, प्रतिकूल का मतलब होता है जो उनके अनुकूल ना हो, उनके अकॉर्डिंग ना हो, है ना, ऐसी परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, और ऐसे लोगों की मनोरथ, मतलब मनोरथ मतलब होता है मन की इच्छा, तो मन की इच्छा को ऐसे लोगों की क्या कर दिया? उनकी परिस्थितियों ने ही उनको चूर चूर कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी परिस्थितियां नहीं होती ऐसी कि हम आराम से पढ़ सके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कमाना भी पड़ता है, साथ साथ घर भी देखना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को ऐसी कठिन परिस्थितियों ने उनकी मन की सारी इच्छाएं जो है वो चूर चूर कर दी, और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो कवि कहते हैं कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको कविता पूरे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब हम इसका पाठ का जो सार है हम वो देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफलता ही नहीं संघर्ष भी है सम्मान के योग्य, यानी कि सिर्फ सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो प्रयास है, जो हम कोशिश करते हैं, वो भी हमारे सम्मान के योग्य होता है, ऐसा कभी भी हमें कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यह कविता उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, मतलब बहुत बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, संघर्ष किया, परंतु किसी कारणवश सफलता प्राप्त नहीं कर सके। कई बार किसी किसी के साथ विषम परिस्थितियां हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जिनके कारण वो कभी सफल नहीं हो पाते, है ना, उनके लक्ष्य तो बहुत बड़े थे लेकिन वो असफल हो गए, है ना। कवि केवल सफल व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि उन साहसी और कर्मठ, साहसी मतलब ब्रेव जो होते हैं, और कर्मठ मतलब मेहनती, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लोगों को भी सम्मान करता है, लोगों का भी सम्मान करता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। यानी कि ऐसी कठिन और विषम परिस्थितियां थी जिसमें उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों के आगे हार गए, है ना, किसी कारणवश वो नहीं जीत पाए, तो कवि उन्हें भी प्रणाम करते हैं। कुछ लोग युद्ध में हार गए, कुछ समुद्र पार करने से पहले ही डूब गए, कुछ पर्वतारोही जो है वो पर्वतारोहण में असफल रहे, कुछ बलिदान देकर भी बुला दिए गए, फिर भी उनका संघर्ष, उनका साहस, उनका त्याग और निस्वार्थ सेवा उन्हें सम्मान के योग्य बनाती है। कवि ऐसे सभी संघर्षी और कर्मयोगी व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं। आप ये कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में, तो अगर आप इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका उत्तर सही ही माना जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं नीचे लिखा है, मंजिल मिले या ना मिले सफर महान होना चाहिए, तो ये इसका केंद्रीय भाव हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं हम मुख्य बिंदुओं पर। देखिए हर एक उस पे आपको छोटे छोटे से स्लोगन मिलेंगे, जैसे हर संघर्ष हर प्रयास काबिले तारीफ है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी बहुत संघर्ष कर रहे होंगे अपने प्रथम आने में, अपनी परीक्षाओं के लिए, है ना, तो आप कभी भी उम्मीद ना हारे। मुख्य बिंदु क्या है इसका, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें
कि असफलता भी सम्मान का पात्र है। कवि के अनुसार केवल सफलता ही नहीं, महानता का मापदंड नहीं है। मतलब कवि के अनुसार केवल सफलता ही महानता का मापदंड नहीं है, ईमानदार प्रयास और संघर्ष भी सम्मान के योग्य है। ठीक है। दूसरा, संघर्ष का महत्व बताती है हमें कविता, कि कविता में उन लोगों का सम्मान किया गया है जिन्होंने कठिनाइयों से हार न मानकर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास किए हैं। साहस और जोखिम, छोटी नाव लेकर समुद्र पार करने या ऊंचे शिखर पर चढ़ने का प्रयास साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ठीक है। बलिदान की महत्ता, महत्ता का मतलब भी महत्व ही होता है। ठीक है। देश और सम्मान के लिए बलिदान देने वाले अनेक लोग इतिहास में भुला दिए जाते हैं, फिर भी उनका योगदान अमूल्य होता है। आप ये पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। निस्वार्थ सेवा, जो लोग बिना प्रसिद्धि या प्रचार के समाज की सेवा करते हैं, कभी उन्हें विशेष सम्मान देता है। भाग्य और परिस्थितियां, कई बार व्यक्ति की असफलता उसके प्रयासों की कमी नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसने प्रयास नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की, उसने मेहनत पूरी की है, लेकिन कई बार भाग्य और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो कभी हमें ये सारे संदेश देती है, सफलता महान है लेकिन संघर्ष उससे भी महान है, क्योंकि वही इंसान की असली पहचान है। देखिए मान लीजिए आपको कोई आंसर लिखना है ना, तो आप ये वाला स्लोगन लिख सकते हैं, नीचे भी लिखा है मैंने, सफलता महान है लेकिन संघर्ष उससे भी महान है, क्योंकि वही इंसान की असली पहचान है। अगर आप इससे अपने उत्तर का प्रारंभ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कविता से प्राप्त मूल्य क्या है। कई बार प्रश्न ऐसा मिल जाता है कि कविता की शिक्षा क्या है, उसके मूल्य क्या है, कौन से नैतिक मूल्य हैं जो कविता हमें बताना चाहती है। तो इसमें क्या क्या आता है, संघर्षशीलता, परिश्रम। अब देखिए जैसे मैंने पॉइंट्स लिख दिए, आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे संघर्षशीलता यानी कि हमें संघर्ष करना चाहिए, परिश्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए, साहस होना चाहिए किसी कठिन परिस्थिति में भी काम को करने का, है ना, डरना नहीं चाहिए विषम परिस्थितियों से, त्याग होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कर्मठता, वही बात आ जाती है कि मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, और दूसरों के प्रयासों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कविता का केंद्रीय भाव बताइए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो केंद्रीय भाव में तो देखिए जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आप सब लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं केंद्रीय भाव में क्या लिख सकते हैं कि जीवन में केवल सफल व्यक्ति ही सम्मान के अधिकारी नहीं होते, बल्कि संघर्ष करने वाले, प्रयास करने वाले और समाज के लिए त्याग करने वाले लोग भी सम्मान के पात्र होते हैं। ठीक है। तो ये कविता का हमारे केंद्रीय भाव है। अगर हम देखें इसमें कि जो क्रिएटिव पॉइंट्स हैं हमारे थोड़े से, असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है, हर प्रयास का सम्मान होना चाहिए, इतिहास अक्सर सफल लोगों को याद रखता है, परंतु संघर्ष करने वालों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी भी आंसर में इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपके आंसर में आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद साहसिक प्रयास स्वयं में एक उपलब्धि है, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट है। यानी कि अगर आप बहुत साहस के साथ कोई कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में एक उपलब्धि होती है। हमेशा जीतना या सफल होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, अपने प्रयास भी और कोशिश भी महत्वपूर्ण होती है कि हमने कितनी साहस के साथ प्रयास किया। ठीक है। प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है जो कवि हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको कविता पूरी समझ आ गई होगी, उसका केंद्रीय भाव समझ में आ गया होगा, उसकी विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो मुख्य प्रश्न इससे बन सकते हैं कविता से। देखिए, कवि अपूर्ण कार्य करने वालों को प्रणाम क्यों करता है। तो कवि अपूर्ण कार्य मतलब सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि जो काम कर ही नहीं पाए उन लोगों को क्यों प्रणाम किया जा रहा है। कवि अपूर्ण कार्य करने वालों को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि उन्होंने साहस पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। उनकी असफलता उनके परिश्रम और संघर्ष का महत्व कम नहीं कर सकती।
जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के संकल्प अधूरे क्यों रह जाते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि उसके मन के संकल्प जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो मनुष्य के संकल्प कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों, भाग्य, संसाधनों की कमी या कठिन चुनौतियों के कारण अधूरे रह जाते हैं, जबकि उसके प्रयास सच्चे होते हैं, उसके प्रयास अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन कई बार उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसके अनुकूल नहीं होती, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, या हो सकता है कि उसको संसाधनों की कमी है, जिसके कारण उसके जो संकल्प है, संकल्प मतलब जो उसने ठाना था, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कवि ने असफल होकर नीचे उतरने वालों को प्रणाम क्यों किया है, यानी कि जो पर्वतारोही थे वो सफल नहीं हो सके, वो नीचे उतर गए असफल ही, तो उनको क्यों प्रणाम किया। कवि ने उन्हें प्रणाम कहा है क्योंकि उन्होंने ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने का साहस किया और पूरी निष्ठा से प्रयास किया। उनकी असफलता भी प्रेरणादायक है। ठीक है, उनकी असफलता भी प्रेरणादायक है, वो सफल हुए ऐसा जरूरी नहीं है, उन्होंने प्रयास किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अकिंचन और एकाकी लोगों के संघर्ष को कैसे चित्रित किया गया है, यानी कि जो अकेले हैं और बहुत कम संसाधनों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को कैसे चित्रित किया है कवि ने। तो कवि ने उन्हें साधनहीन और अकेला बताया है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने का साहसिक प्रयास किया। उम्मीद है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ आ रहे होंगे और बहुत रोचक ढंग से मुझे लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि उन लोगों को प्रणाम क्यों करता है जिन्हें दुनिया भूल जाती है। तो कवि उन्हें प्रणाम करता है क्योंकि उन्होंने समाज और देश के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास किया तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया, यानी कि जब जरूरत पड़ी, जब देश के लिए उन्हें जरूरत लगी तो उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, प्राणों तक का बलिदान दे दिया। तो त्याग की भावना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे लोगों की कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं जो संघर्ष करते हैं या जो बलिदान देते हैं। तो ऐसे लोग हैं वे निस्वार्थ, त्यागी, कर्मठ, विनम्र और प्रचार से दूर रहने वाले होते हैं। वे समाज की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े दो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, विचारणीय प्रश्न। कविता में कवि द्वारा किन लोगों के लिए आदर व सम्मान दर्शाया गया है और क्यों। एक बार दोबारा प्रश्न को समझेंगे पहले, कि कविता में कवि द्वारा या कवि ने किन लोगों के लिए आदर और सम्मान दर्शाया, मतलब किन लोगों का कवि जो है वो आदर या सम्मान की भावना रखता है और क्यों रखता है। तो कवि ने उन लोगों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया है जिन्होंने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, संघर्ष किया। संघर्ष की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, इधर घ आएगा, टाइपिंग एरर है वो। संघर्ष किया और समाज, राष्ट्र तथा मानवता के लिए कार्य किया। भले ही वे सफल ना हो सके, कुछ लोग युद्ध में हार गए, कुछ कठिन यात्राओं में असफल रहे, कुछ बलिदान देकर भी भुला दिए गए तथा कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके। कवि मानता है कि उनके साहस, त्याग, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का सम्मान होना चाहिए, इसलिए वह ऐसा सभी संघर्षशील व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी जो साहसी हैं, कर्मठ हैं, त्याग किया है जिन्होंने, ऐसे सभी संघर्षशील व्यक्तियों को वो प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। राइट, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति का आशय है कि कुछ लोगों के प्रयास निराशा या परिस्थितियों के कारण कमजोर पड़ गए और कुछ अपने लक्ष्य से भटक गए। उनके प्रयास सफल नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से प्रयत्न किया था। कवि ऐसे लोगों के संघर्ष और परिश्रम का सम्मान करते हैं। यहाँ पर हमारी नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता उनको प्रणाम पूर्ण होती है और आपको उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कविता का केंद्रीय भाव, कविता का मूल्य, नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है, उसका संदेश क्या है और उसके प्रश्न। इसी श्रृंखला में
आगे आपके पाठ जितने भी पाठ बाकी हैं आगे प्रथम पुस्तक के हम उनको पूर्ण करेंगे और समझेंगे जानेंगे कि किस प्रकार से पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। यही हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का। इसी के साथ धन्यवाद।